नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। माँ भारती को मेरा नमन। मैं चंद्रशेखर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई श्रृंखला के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दुआ, प्रार्थना और शुभकामनाएं। आज हम एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे जिन्हें कुछ लोगों ने भुला दिया है। उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। यह एक महानायक के लिए मेरी श्रद्धांजलि है। कृपया मेरे साथ धैर्य से जुड़े रहें। मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रकरण को थोड़ा लंबा करने के लिए, अन्यथा मैं उनके जीवनी के साथ न्याय नहीं कर पाता। राजनीतिक श्रृंखला में हमारे कुछ बुद्धिजीवी मित्रों ने अपने नेता और वामपंथियों से सबक लेते हुए सावरकर जी को अलग करना शुरू कर दिया है। ठीक उसी तरह कुछ मीडिया हाउस भी समय समय पर अपने वृतांत देते ही रहते हैं। एक व्यक्ति जिसने राष्ट्र की सेवा में अपना सारा जीवन बिताया और अपना सर्वस्व बलिदान किया, फिर भी आज कई लोग उनके लिए नासमझ, निंदा, दुर्व्यवहार और उन पर आक्रामक और व्यंग्यात्मक हास्य करते रहते हैं। यह मेरे क्रोध और पीड़ा दोनों को ही बढ़ाता है। इस तरह के बहुमुखी व्यक्तित्व वाला मनुष्य कई पीढ़ियों में एक बार पैदा होता है और अपने जीवन काल में जो उन्होंने मातृभूमि के लिए किया है उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। लोगों को उनके जैसा बनने के लिए कई जीवन काल लग सकते हैं। आज मैं उनके जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं को उजागर करूंगा। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, फायरब्रांड क्रांतिकारी, महान वक्ता, लेखक, कवि, समाज सुधारक, सक्षम रणनीतिज्ञ, करिश्माई नेता, विशाल प्रेरणादाता और दार्शनिक भी थे। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई वर्ष 1883 में भारत के नासिक शहर के पास स्थित भागुर गांव में हुआ था। बचपन से ही वो अपने प्रिय देश की विरासत, राष्ट्रीय गौरव और सम्मान बहाल करने के लिए उनके मन में एक जलती हुई इच्छा उठ खड़ी हुई। 4 अप्रैल 1898 की एक घटना में देशभक्त दामोदर पंत चापेकर को फांसी देने की खबर सुनने के बाद देशभक्ति के अग्नि में जलते हुए मात्र 15 साल की उम्र में ही सावरकर ने अपने प्रिय हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति का आयोजन और मृत्यु तक लड़ने के लिए अष्टभुजा देवी की मूर्ति के सामने शपथ लिया। वह बचपन से ही एक आकर्षक व्यक्तित्व और प्रगतिशील विचारों के धनी थे। साथ ही वह एक साहसी कवि और वक्ता भी थे। उनके विचार अपने युग से बहुत आगे के थे। वह बचपन से ही अस्पृश्यता और जातीय घृणा के विरोधी थे। बचपन में उन्होंने निचले वर्गों के दोस्तों के साथ मेलजोल रखा था और एक दूसरे के घरों में आतिथ्य का आनंद उठाया था। 1899 के सितंबर में सावरकर के पिता और चाचा प्लेग से ग्रस्त होकर मृत्यु के शिकार हो गए। उनके दोनों भाई गणेश और नारायण राव भी प्लेग से गंभीर रूप से प्रभावित हुए। सौभाग्य से वे दोनों रोग से उबर गए और विनायक के साथ स्वतंत्रता के क्रांति में संपूर्ण रूप से शामिल हुए। इतिहास में केवल यही एक ऐसा परिवार है जहां हर कोई मातृभूमि के लिए लड़े। मित्र मेला और अभिनव भारत। वीर शिवाजी से प्रेरित होकर वर्ष 1900 में नासिक में सावरकर ने लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए समारोहों और त्योहारों को राजनीतिक और राष्ट्रीय समारोह में बदला। क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन और सशस्त्र विद्रोह के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी, राष्ट्रभक्त समूह और मित्र मेले का गठन किया। मित्र मेले को 1904 में अभिनव भारत का नाम दिया गया। उन्होंने पूरे भारत में इसका नेटवर्क बनाने के लिए क्रांतिकारियों से संघर्ष करना शुरू कर दिया। गणेश सावरकर ने 1907 में सूरत में अरविंदो घोष और उनके भाई बरिंद्र से मुलाकात की। इसके बाद वे बंगाल के क्रांतिकारियों से लगातार संपर्क में रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने 1906 में सावरकर बंधुओं पर एक गुप्त फाइल खोली थी।
उनकी जनसभाओं में नियमित रूप से पुलिस गुप्तचरों ने भाग लिया था और वे इसके बारे में जानते थे, लेकिन पुलिस के पास तब तक कोई सबूत नहीं था। हालांकि एक गद्दार ने आंतरिक पहुंच प्राप्त की और बाद में उनके खिलाफ गवाही दी। जीवन में क्रांति की प्रारंभिक घटनाएं। पुणे में वे लोकमान्य तिलक जी के संपर्क में आए। जब 1905 में ब्रिटिश ने बंगाल का विभाजन किया तो विनायक ने तिलक जी के साथ मिलकर विदेशी कपड़ों के होली जलाने का आयोजन करने का विचार किया। इस योजना को पुणे के कॉलेज ग्राउंड में दशहरे के दिन पर अंजाम दिया गया। उसी दिन उनके बड़े भाई गणेश ने भी नासिक के रेस कोर्स मैदान में बिल्कुल उसी तरह के अलाव का आयोजन किया था। यह राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुटता का क्षण था, जहां पूरे देश के लोग बंगाल के लोग की दुर्दशा के साथ खड़े थे। जलते कपड़ों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए विनायक को फर्ग्यूसन कॉलेज के हॉस्टल से निकाल दिया गया और 10 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वीर सावरकर लंदन में। वीर सावरकर सन 1906 में लंदन गए थे और सन 1910 तक वहाँ रहे थे। उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में ठहरना शुरू किया और वे जल्द ही इसे दुश्मन के किले के अंदर भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना दिया था। इस जगह को कई भारतीय छात्र द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से कई वी सावरकर द्वारा निर्देशित किए गए थे। सन 1906 में वे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। उनका सूत्र था हिंदी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। लंदन जाने के उन्हें कई लाभ हुए। मुख्य रूप से लंदन जाने की वजह उन्हें बैरिस्टर बनना था और इसके अलावा अन्य भी उनके कई उद्देश्य थे, जैसे प्रख्यात यूरोपियन लोगों को अपने पक्ष की ओर आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया जा सकता था। वे यहाँ रहते हुए ब्रिटिश नागरिक के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते थे। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए सस्ते बमों का निर्माण करना सीख सकते थे। वे क्रांतिकारियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना चाहते थे। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल और भिकाजी कामा जी से हुई। 1907 में विश्व सोशलिस्ट कांग्रेस जर्मन शहर स्टटगार्ट में आयोजित किया गया। वीर सावरकर और उनके दोस्तों ने इसे अपने उद्देश्य के लिए समर्थन पाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। मैडम भिकाजी कामा और सरदार सिंह राणा को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। विनायक और हेमचंद्र कानूनगो ने पहला भारतीय झंडा तैयार किया, जिसे वहां भिकाजी कामा ने फहराया। उन्होंने गरजते हुए कहा, यह भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो ये पैदा हो चुका है। उन्होंने सावरकर द्वारा कई हस्तलिखित पुस्तकों को भारत में तस्करी करने में भी मदद की, क्योंकि उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लंदन में विनायक बहुत से महापुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए थे। उन्हीं में से एक थे लाला हरदयाल, जो अभिनव भारत में शामिल हुए। इसी लाला हरदयाल ने बाद में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की और आज़ादी के लिए अमेरिका और कनाडा के पश्चिम तट पर भारतीयों को प्रेरित किया। उन्होंने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस लड़ते हुए सावरकर जी की मदद करने की भी कोशिश की। लॉर्ड कर्जन और कलेक्टर जैक्सन की हत्या। लंदन में सावरकर से प्रेरित होकर 1 जुलाई 1909 की शाम क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने एक ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। उन्होंने इसे देशभक्ति का काम बताते हुए दावा किया कि कर्जन वाइली की हत्या भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की अमानवीय हत्याओं का बदला लेने के लिए किया। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य को भीतर तक हिलाकर रख दिया था, लेकिन भारतीय समाज के कई वर्गों ने इसकी निंदा की थी, जिनमें कांग्रेस भी शामिल थी। ठीक ऐसी ही घटना नासिक में भी हुई। औरंगाबाद के 17 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने 21 दिसंबर 1909 को ब्रिटिश भारत में नासिक के कलेक्टर जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी।
उन्होंने जैक्सन की हत्या के लिए इसलिए की क्योंकि उन्होंने सावरकर के छोटे भाई बाबूराव को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उस समय नासिक और महाराष्ट्र के इतिहास में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन घटनाओं और विनायक के करीबी के उनमें शामिल होने का मतलब था कि वो हमेशा खबरों में रहे। हालांकि इन घटनाओं से के लिए उनके पास ब्रिटिश सरकार के पास कोई ठोस आधार नहीं था। ब्रिटिश सरकार के पास उनके खिलाफ केस करने के लिए भारत को हथियार सप्लाई करने के अपराध में पर्याप्त सबूत नहीं थे, लेकिन वे कुछ हल्के सबूत के आधार पर लंबी अवधि की सज़ा और भारत के न्यायालय में मुकदमा चलाने चाह रही थी। साहित्यिक कृतियाँ। लंदन में रहते हुए वीर सावरकर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तब हुई जब वह ब्रिटिश सरकार के कथन को बदलने में सक्षम हुए। 1857 का विद्रोह केवल कारतूस के एक मुद्दे के कारण होने वाला एक सैनिक विद्रोह था, यह अंग्रेजों ने कहा था। सावरकर ने वैज्ञानिक रूप से संपूर्ण क्रांति की खोज करने के बाद इस कथन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उन्होंने 1908 में अपनी हाथ से लिखी किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 खुफिया तरीके से भारत में भेजी। इस पुस्तक ने ब्रिटिश साम्राज्य में घबराहट पैदा कर दिया था और इसके प्रकाशन से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। सावरकर ने इस किताब को प्रकाशित करने के लिए ब्रिटिश पुलिस के साथ चाल खेला। उन्होंने साधारण पुस्तक के कवर में पैक करके इसे भारत भेजा। अन्य लेखन नीचे के लिंक में हैं, आप देख लीजिए। गिरफ्तारी और साहसी पलायन। अब तक इंडिया हाउस भी बंद हो चुका था और सावरकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक उच्च प्रोफाइल लक्ष्य थे। उनके भारत छोड़ने के बाद उन पर लगाए गए आरोपों के आधार पर 13 मार्च 1910 को लंदन में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश चाहते थे कि उन्हें प्रत्यार्पित किया जाए और भारतीय अदालतों में मुकदमे की जाए, क्योंकि वहाँ वह उनके लिए उनमें हेरफेर करना आसान था। इसलिए बाद में उन्हें मुंबई प्रत्यार्पित करने का वारंट जारी किया गया। जल्द ही विनायक को जहाज SS मोरिया से भारत स्थानांतरित किया जा रहा था। उनके हर चाल को कांस्टेबल देख रहे थे। 8 जुलाई 1910 को आखिरकार उन्हें एक मौका मिला जब वो जहाज़ को फ्रांस के एक शहर मार्से में डॉक किया गया था। वह खुले पोर्ट होल से समुद्र में कूद गए और वह करीब 20 मीटर तैर कर किनारे तक पहुंच गए और टैक्सी ढूंढने की कोशिश करने लगे। जब उन्हें फ्रेंच जेंडरमेरी मैरीटाइम के ब्रिगेडियर पेसिस ने देखा और विनायक का पीछा करते हुए उन्हें पकड़े जाने पर उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारी से अनुरोध किया कि उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। अंडमान में काला पानी सेल्युलर जेल में वीर सावरकर। कल्पना कीजिए कि एक जहाज से बाहर कूदने के लिए जोखिम लेना, जानते हुए भी कि वे फिर से पकड़े जाएंगे और उन पर अत्याचार किया जाएगा। कल्पना कीजिए 50 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई जा रही है, एकांत कारावास में अपने मलमूत्र के बीच 6 महीने बिताने की। कल्पना कीजिए कि उन्हें बेड़ियों से बांधा जा रहा है और घंटों तक एक कोल्हू पर कठिन श्रम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए अंडमान के सेल्युलर जेल की सभी कठिनाइयों को सहन करने की। अकल्पनीय परिस्थिति में रहना, भीषण काम, अल्प भोजन और कपड़े, कई बार पिटाई खाना और फिर भी क्षमादान याचिकाएं लिखने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें आजकल बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने सेल्युलर जेल में 3 बार दया याचिका दायर किया था। 20 मार्च 1920 को विनायक ने फिर से राजनीतिक बंदियों को मौका देने के लिए एक क्षमा याचिका पेश की। बारिन घोष, हेमचंद्र, सचिंद्रनाथ सान्याल और कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन सावरकर भाइयों को अभी भी रिहा किया जाना बहुत खतरनाक माना जाता था। काफ़ी प्रयासों के बाद और उनकी बैरिस्ट्री की डिग्री गिरवी रखने पर 21 मई 1921 को सेल्युलर जेल से उनकी रिहाई हुई।
लेकिन फिर से रत्नगिरी जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। आखिरकार वहाँ से उन्हें 6 जनवरी 1924 को रिहा किया गया, लेकिन रत्नगिरी जिले तक ही सीमित रहने का आदेश के साथ। रास बिहारी बोस के साथ उनके संबंध। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे थे। आज़ाद हिंद सेना के संस्थापक थे, आज़ाद हिंद फौज के अग्रदूत और सुभाष चंद्र बोस के एक करीबी सहयोगी थे। सावरकर का परिचय देते हुए उन्होंने सावरकर पर लिखा, वे वीरता, साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने सावरकर को न्यू इंडिया का राइजिंग लीडर कहा था। वो आगे कहते हैं, उनकी प्रशंसा करना बलिदान की भावना की प्रशंसा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक ऐसे देशभक्त हैं जो 20वीं सदी के शुरू में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया और हमेशा भारत के स्वतंत्रता की आग को जलाए रखा था। नेताजी सुभाष के साथ उनके संबंध। नेताजी और वीर सावरकर के बीच मधुर संबंध थे और उन्होंने एक दूसरे के लिए जो प्रशंसा की नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है। नेताजी क्रांति के कार्रवाई के लिए सावरकर की कई रणनीतियों पर चर्चा करते रहते थे। नेताजी ने उनकी जेल की रिहाई पर उल्लेख किया, मैं श्री सावरकर की रिहाई से बहुत खुश हूँ। उनका शानदार भविष्य है। काश कि वह राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेते और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करते। आज़ाद हिंद रेडियो पर 25 जून 1944 को एक प्रसारण में नेताजी ने कहा, जब गुमराह राजनीतिक सनक और दूरदृष्टि की कमी के कारण कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेता भारतीय सेना में सैनिकों को भाड़े के रूप में बहिष्कृत कर रहे थे, तो यह खुशी की बात है कि वीर सावरकर निडर होकर भारत के युवाओं को सशस्त्र बल में सूचीबद्ध करने के लिए उकसा रहे थे। ये सूचीबद्ध युवा स्वयं हमें हमारे आईएनए के लिए प्रशिक्षित पुरुषों और सैनिकों के लिए साथ प्रदान करते हैं। उसी तरह सावरकर ने भी मई 1952 में अभिनव भारत के विघटन उत्सव के दौरान कहा, उन्हें 3 दिनों तक मंच पर नेताजी के प्रतिमा को लगाकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। नेताजी की जय जयकार करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे दिलों में वे लंबे समय तक सुभाष अमर रहेंगे। भगत सिंह पर वीर सावरकर द्वारा किए गए कार्यों का भी विशेष प्रभाव था। वीर सावरकर द्वारा रची एक पुस्तक थी हिंदू प्रसिद्धि, जिसे भगत सिंह ने अच्छी तरह से पढ़ा था और जब वे जेल में थे शायद फिर से पढ़ने के लिए उन्हें उसे पास रखा था, जो कि सुखदेव की गिरफ्तारी के बाद उनके ठिकानों पर छापे के दौरान जब्त की गई पुस्तकों में पाया गया। वीर सावरकर पर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार। उनकी मैग्नम रचना पाकिस्तान या भारत के विभाजन में भारतीय राजनीति क्या है। वे कहते हैं, सावरकर द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्प के बारे में एक स्पष्टवादिता, साहस और निश्चितता है, जो उन्हें अलग करता है कांग्रेस की घोषणाओं की विशेषता से, जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में परेशान, अस्पष्टता और अनिश्चितता से भरे हुए हैं। वास्तव में अम्बेडकर अपनी किताब में सावरकर पर एक पूरा खंड यह समझाने के लिए समर्पित करते हैं कि वह किस विचारधारा से हैं और वो यहाँ कहना क्या चाहते हैं। पक्षपात किए बिना उनके हर तार्किक पहलू की जांच के बाद भी उनके लिए एक भी आलोचना वाले शब्द का न आना ये दिखाता है कि वे कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे। सावरकर का हिंदुत्व की परिभाषा। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्च से हिंदू रीति स्मृता। माने हर कोई जो इस भारत भूमि से संबंध रखता है और दावा करता है कि सिंधु से समुद्र तक उसकी जन्मभूमि और पवित्र भूमि है, वह एक हिंदू है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिखों के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे, क्योंकि उन्होंने उनके सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था और गुरु गोविंद से प्रेरित थे। कई सिख नेताओं ने भी उन्हें स्वीकार किया था। वह 2 राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, जो कि लोगों ने उन पर आरोप लगाया, बल्कि वे चाहते थे कि दोनों धर्मों के लोग अलग राज्यों और नियमों के साथ रह सकें। अखिल भारत
हिंदू महासभा में 1937 में अपने सत्र में सावरकर ने घोषणा की थी, भारतीय राज्य को विशुद्ध रूप से भारतीय होने दें, इसे किसी भी अविवेकी भेद को ना पहचानने दें। मनुष्य के हिंदू, मुसलमान, ईसाई या यहूदी होने का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। उस भारतीय राज्य में सभी नागरिकों को उनके धार्मिक या नस्लीय प्रतिशत पर ध्यान दिए बिना उन्हें व्यक्तिगत मूल्यों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। सावरकर गाय को पूजनीय नहीं मानते थे। वे कहते थे ये सिर्फ एक उपयोगी पशु है। हिंदू महासभा के नेता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में सावरकर ने सभी राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यकरण के नारे को उन्नत किया और हिंदुओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण की मांग करते हुए भारत में ब्रिटिश युद्ध के प्रयास को समर्थन करने का फैसला किया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने 1944 में जिन्ना के साथ बातचीत करने की गांधी की पहल का विरोध किया था, जिसे सावरकर ने तुष्टीकरण के रूप में निंदा की थी। जहां उन्होंने सत्ता हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ब्रिटिश प्रस्तावों की सराहना की थी, वहां मुस्लिम अलगाववादियों को रियायतें देने के लिए कांग्रेस और अंग्रेज दोनों पर हमला किया था। सावरकर अपने पदों पर टिके रहे शीर्षक के लिए एक पत्र लिखने तक भी गए, जिसमें उन्होंने हिंदू सभाइयों को निर्देश दिया, नगर पालिकाओं, स्थानीय कार्यालय, विधानसभाओं, सेना में सेवारत लोगों को और सदस्य थे देश भर में अपने पदों में अडिग रहने के लिए और किसी भी कीमत पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए मना किया था। सावरकर के तहत हिंदू महासभा ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का खुलकर विरोध किया था और आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि उनकी समझ से उसका परिणाम आम लोगों पर बहुत बुरा होता, और वही हुआ भी। फिर बाद में वह आंदोलन बुरी तरह असफल हो गया। समाज सुधार के और सामाजिक उत्थान के कार्य। सावरकर एक महान समाज सुधारक भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक और सार्वजनिक सुधार समान महत्व के हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। उनके समय में सामाजिक बुराइयों और बंधनों से बंधा हुआ था। इस वजह से हिंदू समाज काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अपने भाषणों, लेखों और कार्यों के माध्यम से उन्होंने समाज सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए। सावरकर ने के अनुसार हिंदू समाज 7 बंदिशों में बंधा हुआ था: अस्पृश्यता, रोटी प्रतिबंध, बेटी प्रतिबंध, बेटी बांधी, व्यवसाय, सिंधु प्रतिबंध, वैदिक प्रतिबंध और शुद्धि। इंदिरा गांधी ने 1970 और 1980 में मरणोपरांत सावरकर को कुछ मान्यताएं दिया था और 2019 में अंडमान यात्रा के दौरान मोदी जी ने भी सावरकर को सम्मान दिया था। उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 को उनकी मृत्यु एक महान योगी की तरह हुई। मृत्यु के 25 दिन पहले ही सावरकर ने दवाइयों, भोजन और पानी का त्याग किया, जिसे उन्होंने आत्मार्पण मृत्यु तक व्रत करार दिया। उनका तर्क यह था कि जब किसी का जीवन उद्देश्य समाप्त हो जाता है और समाज की सेवा करने में क्षमता नहीं बची है, तो मृत्यु का इंतजार करने की बजाय जीवन को समाप्त करना बेहतर है। उनके दाह संस्कार में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ ने उनका शोक मनाया था। वीर सावरकर के लिए न्याय और उचित सम्मान। सावरकर के जीवन, उनके वीर संघर्ष और उनके ब्रांड की राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। प्रचुर मात्रा में महिमा और अपमानित लेख और टिप्पणियों से किया गया है, लेकिन शायद ही कभी हम उन रिश्तों को जान सके जो उन्होंने उस समय के अन्य नेताओं के साथ साझा किए थे। यह स्पष्ट है कि वैचारिक और राजनीतिक जुड़ाव में समानताओं और मतभेदों के बावजूद सावरकर को एक महान बौद्धिक कौशल के रूप में देखा गया और स्पेक्ट्रम से ऊपर उठने वाले नेताओं के शीर्ष पायदान में सम्मान के अधिकारी हैं। कोई भी व्यक्ति सावरकर या उनके विचारों से सहमत हो या नहीं, यह एक निर्वादित तथ्य है कि
वह महानतम क्रांतिकारियों में से एक हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद की एक नई भावना का सूत्रपात किया था। आशा है कि निकट भविष्य में उनको उचित आदर और सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। मुझे विश्वास है कि आज आपने कुछ नई बातें सीखा होगा। अपने कीमती वक्त देने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को तुरंत दबाएं। जय हिंद।